बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान बने हुए हमारे साथ अवधेश जी हमारे साथ हैं, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फिर एक बार आप सभी का स्वागत। ब्रेक से पहले हमने बात की, भाई आज तस्वीर आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक तीनों एक साथ बैठे थे। बड़े अरसे के बाद ये तस्वीर दिखाई दी तो उस पर चर्चा हुई कि भाई क्या दिल्ली से सबको समझा बुझा के भेज दिया गया है, अभी फिलहाल के लिए युद्ध विराम हो गया है अभी मसला। लेकिन जो जहां सब हमारे सब मेहमान बता रहे हैं कि ये मसला तो अभी कायम है, भाई ये है कि अभी इसका कोई सार्वजनिक पटाक्षेप नहीं होने जा रहा है। जो होगा पीछे होगा, हो सकता है कुछ बाद में हो, लेकिन मतलब हम साथ साथ हैं वाली बात कहीं पर इसमें है नहीं। इसके बाद हमने आपको बताया कि अखिलेश यादव ब्राह्मण कार्ड क्यों चल रहे हैं। उन्होंने नेता विपक्ष जो है अपनी जगह पर माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया है। अब ब्राह्मणों को खींचने के चक्कर में उनका कुछ पीडीए ना बिगड़ जाए, ऐसी तो बात नहीं है, या पीडीए में झगड़ा ना लगे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को बना दिया कि ना भाई तुम में से कोई भी नहीं, हमने लोग अलग अलग ही बना दिया। ये क्या बात थी? तो ये इसकी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। ब्रेक से पहले बात आई कि भाई 2007 में मायावती जी ने ये सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था, ब्राह्मणों को, दलित ब्राह्मण एक साथ, और सरकार बना ली थी। फुल मेजॉरिटी की सरकार उनकी बनी थी, 5 साल मजेदार सरकार उनकी चली थी। तो क्या अखिलेश यादव वो कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हैं? लेकिन जो उस वक्त हो गया वो, हाँ हर्षवर्धन जी कुछ बीच में। एक्चुअली मैं इसीलिए जोड़ रहा हूँ, देखिए मैंने जो कहा ना कि मनभेद है या अभी भी कुछ लोग पंप कर रहे हैं, वो चल रहा है सब। ये विधायक हैं कहाँ के? ये निवर्तमान विधायक हैं मानिकपुर के, आनंद शुक्ला। इन्होंने पोस्ट किया है कल, श्री माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष सपा बनाए जाने की बधाई, 15% ब्राह्मण वोट की आवश्यकता सभी को है। लेकिन ये तो खुद भी अभी आए हैं बीएसपी से एसपी। ये खुद क्या है ये विधायक थे, इस बार हार गए हैं मेरे ख्याल से, इस बार हार गए हैं। हाँ, ब्राह्मण है क्या है ये? ब्राह्मण आनंद शुक्ला। तो ब्राह्मणों की सबको जरूरत है। तो अगर लेकिन ये टिप्पणी कर रहे हैं तो ये इनकी तो इतना होगा नहीं, ये किसी न किसी का तो ये भी होगा प्रभाव, जैसे दूसरे लोग जो घूम घूम के कर रहे थे। तो इसका मतलब ये भी ये कल ही किए हैं, तो इनको भी अगर कोई चिट्ठी नहीं जाती है या इनका भी कल शाम को आया जब ये फैसला इसमें आपको आपत्ति से ना क्या लग रहा है भाई? यही तो कह रहे हैं कि हर किसी को चाहिए ब्राह्मण। नहीं, लेकिन ये कहने की आवश्यकता क्या है? इनकी भारतीय जनता पार्टी में ये इस तरह का बयान तो देने की परंपरा रही नहीं। तो खैर अब बात हो रही थी, वो कह रहे हैं 15% ब्राह्मणों की जरूरत, ब्राह्मणों की जरूरत सबको है, सबकी सबको जरूरत है। लेकिन बीजेपी का कोई नेता इस तरह से बात करे, वो भी इस समय में जब सपा ने वो रख दिया है, तो ये तो थोड़ा सा लगता है कि ये खुद ही बताया ना कि इसी चुनाव में 2024 में ब्राह्मण टूटा है भाजपा से। बिल्कुल, सीटों पर अलग अलग समीकरणों की वजह से कुछ सीटों पर टूटा है। तो अखिलेश जी को वही दिख रहा होगा। हो सकता है कि इनको अखिलेश जी में नेताजी की छवि दिखती हो, जिनका भी आपने बता दिया है, तो ऐसा भी कुछ बात हो सकती है। नहीं, मुझे उससे ज्यादा दिखता है कि भाजपा में ही कहीं से समर्थन प्राप्त है, पंप हुए। ठीक है, तो पंप बड़े चल रहे हैं सर आजकल, बीजेपी के सारे पंप पता है। नहीं, तो ये जो 2007 में जो मायावती जी कर ले गई थी ब्राह्मणों को साथ लेकर के ले जाने वाला मामला, पहले तो वो कैसे कर लिया था उन्होंने, और क्या अखिलेश यादव उस सोच से चल रहे हैं, और क्या इनके केस में पॉसिबल है? नहीं, दो बातें हैं। मायावती जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस समय उनको लग रहा था एक मेजोरिटी पहले मिली थी, लेकिन वो पूरी मेजोरिटी उनको नहीं मिल रही थी। तो ये समझाया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन हमेशा ही चलता रहा है। कांग्रेस के पास भी वो चलता रहा, ब्राह्मण और दलित में कोई इतना दुविधा नहीं होती, और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ब्राह्मण दलित है। तो मायावती जी को ये बात समझाई गई कि भाई ये ब्राह्मण को यदि हम साथ ले आते हैं तो आपकी सरकार पूरी मेजोरिटी से हो सकती है। लेकिन ब्राह्मण तो कोई ऐसे समझने वाले लोग नहीं है ना। ब्राह्मणों के लिए दो बातें जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ऐसा होता तो वो एक बड़ा वोट बैंक होते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, विदाउट डेरोगेटरी कमेंट, कि ब्राह्मणों को पता होता है कि किधर सरकार बननी है, इसलिए वो उधर जाने में कोई मुश्किल नहीं रखते। अच्छा देखिए, तो थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, इनको इस बार टिकट नहीं मिल पाया था पिछली बार के विधायक। हाँ। तो वो जब ये लगा कि मायावती सरकार बना सकती हैं तो ब्राह्मण वोट उनके साथ शिफ्ट हो गया, और वो एक बड़ी सरकार वहां पर बनी। फिर उसके बाद ब्राह्मण नहीं वहां तो नहीं रहा ना मायावती के साथ, क्योंकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ जब ताकत बढ़ने लगी तो वो पूरा ब्राह्मण वोट वहां चला गया मोटे तौर पर। एसपी के लिए मुझे लग रहा है इसको एग्जाम्पल को मोहन यादव जी की तरह से समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया तो उसका मतलब थोड़ी कि यादव वोट सारा के सारा उनके पास चला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो यादव नाराज हैं उनके लिए हमारे पास स्पेस है। समाजवादी पार्टी में जो जिस बात का जिक्र किया शिवपाल जी का, वो तो सबको जाहिर ही है कि शिवपाल जी को थोड़ा सा
झटका लगा होगा, और उनको झटका देने के लिए भी उनको नहीं बनाना, क्योंकि शिवपाल जी को देने का मतलब एक और ताकतवर आदमी अखिलेश जी जब दिल्ली आ गए हैं, वहाँ लखनऊ में उनको दे देंगे तो फिर तो सत्ता सिंहासन में इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो वहां पर उनको लगा गया, और ये भी बताया गया अखिलेश जी ने कि भाई ब्राह्मण जो नाराज है वो इधर आ सकता है, उसके पास एक स्पेस है। लेकिन माता प्रसाद जी को मैं फिर आज भी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पर देख रहा हूँ। हो सकता है 2027 के पहले कुछ और बदलाव हो जाए, जब उनको जरूरत पड़े पीडीए को फिर से डिफाइन करने का, क्योंकि आपने देखा होगा अखिलेश जी कभी एक को अगड़ा बोलते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ऑल भी बोल देते हैं। तो वो ऑल में ये सब शामिल हैं। तो अभी तो 2027 अभी तो मुझे लगता है टेम्परेरी तो उन्होंने इलाज किया शिवपाल जी का, माता प्रसाद जी के बहाने से, और पीडीए को भी कि भाई कोई नया लीडर वहां पर झगड़ा खड़ा ना करे। अब ये बात हम लोग कर रहे थे ना, केशव मौर्य जी ने कैसे इस पर रिएक्ट किया, तो मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने, जैसे हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि भाई ये तो आप ब्राह्मणों को नाराज कर रहे हो, क्या कहा केशव मौर्य ने माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने पर, सुने। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है, और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। अरे समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे थे, बीजेपी के लिए बोल रहे थे? नहीं ठीक है, वो अच्छा। भाई वो पीडीए, जब जो आदमी पीडीए की राजनीति कर रहा है, पीडीए में से नहीं दिया उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि भाई आपका कहाँ गया समीकरण। देखिए ऐसा नहीं, सारी पार्टियां करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया? ठाकुर मुख्यमंत्री है तो आपने एक ओबीसी उप मुख्यमंत्री बना दिया, आपने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? मध्य प्रदेश में आपने किया ना कि ओबीसी मुख्यमंत्री, ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया। आपने इनके बयान पर आपत्ति जताई थी, मैं वो समझना चाह रहा हूँ क्या है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसको स्पष्टता से देखें, और मैं केशव जी का ये स्वभाव मुझे नहीं दिखा अभी तक, उनकी ये राजनीति रही नहीं है कि इस तरह से वो भले ओबीसी जाति के बड़े नेता हैं, और जिसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इस बयान को अगर देखें तो वो भले ही हमला कर रहे हैं, उनके मन में कुछ नहीं होगा कि वो कोई ऐसा, लेकिन बयान से जो ध्वनि आ रही है उससे लग रहा है कि माता प्रसाद पांडे बन गए, पिछड़ों को पीठ में छुरा भोग दिया और वहां ये हो गए। तो क्या ये कहेंगे क्या, अच्छा चलो ठीक है यहां ब्राह्मणों को और प्रतिनिधित्व दे दो, वो ये कहेंगे क्या कि भारतीय जनता पार्टी में दे दो? तो मुझे लगता है थोड़ा जिसको कहते हैं रिएक्शन का जो तरीका है वो शायद संदेश गलत दे रहा है, और ये केशव जी के लिए बहुत अच्छा नहीं। हालांकि बीजेपी में सबसे पहला रिएक्शन जो है ना बधाई का, केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था कल दोपहर में, जब ये फैसला हुआ अखिलेश जी ने, उसके तुरंत बाद केशव जी का बधाई का संदेश आया था। अच्छा, अब जरा सा मैं आपको मिल्कीपुर के बारे में बता देता हूँ। मिल्कीपुर से विधायक थे अवधेश पासी जी, जो सांसद हो गए फैजाबाद के, जो अब अखिलेश जी के बगल में बैठते हैं ट्रॉफी की तरीके से संसद के अंदर। आज भी तस्वीर आएगी वहां से तो दिखाई दे जाएंगे आपको। ये देखिए इसमें बिल्कुल बगल में जो खड़े हैं ना, वही है वो। तो अब इनकी सीट पर, जहां से विधायक थे मिल्कीपुर, वहां उपचुनाव होना है, अयोध्या की सीट है। अब बीजेपी ने 3 मंत्री वहां पर डेप्यूट कर दिए। आप 3 मतलब कुछ हो जाए, ये सीट नहीं हारनी चाहिए। अभी कल मन की बात का प्रसारण होता है प्रधानमंत्री के ऑडियो संदेश का रेडियो पर, वहां पर वो तीनों लोग मंत्री मिलकर के लोगों को सुना रहे थे प्रधानमंत्री की बात। और वहां उन्होंने ये एक मंत्री जो हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उन्होंने वहां जाकर के बाकायदा बयान दिया है लोगों के बीच में इस बात का कि ये सीट हारनी नहीं चाहिए, हम हारना किसी कीमत पर हारेंगे नहीं, ये प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग हमसे पूछते हैं अयोध्या हार गए तो हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, हम क्या बोलें, इसीलिए अब ये सीट जो है किसी कीमत पर हमको सपा से छीननी है। लेकिन क्या इतना आसान है अवधेश जी? कठिन भी नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में केवल जो सपा जीती है दोनों सीटें गौरीगंज और एक 4900 से एक 6900 से, तो विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर मतलब वो इतना ज्यादा नहीं था जिसके आधार पर माना जाए कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो क्षेत्र जो है ना, उस क्षेत्र में चूंकि मुस्लिमों की, यादवों की और बाकी एक बड़ी संख्या है, तो चुनौती हमेशा ये प्रॉपर अयोध्या। लेकिन इस समय क्या है, से लगी हुई सीट सुनिए क्या है कि मिल्कीपुर में पूरे भारत से लोग जाएंगे,
इस समय जो हिंदुत्व वाले उनको बहुत धक्का लगा कि हम अयोध्या से क्यों आ गए हैं, और सबके मन में यह भाव है कि चलो बीजेपी से हमारी लाख शिकायत हो, लाख हो, ये इस चुनाव को हमको जिताना है हर हाल में, और संदेश दुनिया भर एक को सेकंड देना बस, क्योंकि आपने शुरुआत में जो कुछ आंकड़ा दिया था ना, मैं वो अच्छा है, दर्शकों को जानना चाहिए। फैजाबाद में कितनी सीट है? 5 सीटें हैं। 5 सीट है। पांच कितनी विधानसभा। भाजपा के पास, कितनी? 4 भाजपा के पास है, यही अकेली सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास है। इकलौती? उसके अलावा जो सारी सीटें हैं वो सब जो है मेरे ख्याल से रुदौली है, अयोध्या है, बीकापुर है, ये सारी सीटें, हाँ ये सारी सीटें भाजपा के पास है। एकमात्र यही मिल्कीपुर सुरक्षित, और मिल्कीपुर सुरक्षित 2017 में बाबा गोरखनाथ यहां से जीते थे। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बदलना चाहिए। बाबा गोरखनाथ पिछली बार हार गए, और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पूरा ये लोकसभा का चुनाव था उसमें उनकी भूमिका बहुत अच्छी नहीं थी, ये भी एक कहा जाता है। उसके पीछे वो लोग ये कहते हैं, यानी हालांकि ये सब तर्क हैं, वो ये कहा जाता है कि अवधेश प्रसाद जीत जाएंगे तो गोरखनाथ विधायक हो जाए। ठीक है, तो मतलब तो 5 ये भी एक वजह है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर उनको हटाकर किसी और को दिया जाएगा भाई, तो अगर भाजपा 5 सीट में जीत 4 सकती है। भाजपा के पास है, नहीं, और आपने थोड़ा मार्जिन भी मेरे बता ख्याल दिया से कि बहुत ज्यादा 5 नहीं में है। 3 है भाजपा के पास। चलिए छोड़ें इस बात को, 5 3 या 4 जो भी है। ना 3 अवधेश 5 जी में 3 जो है। 11,000 वोटों से जीते थे। ऐसा है कि देखिए, इस समय अयोध्या जो है ना, उसको आप केवल जातीय समीकरण के आधार पर नहीं देखिए। भारत और विश्व भर के हिंदुओं में इस बात की टीस है। ऐसा नहीं कि सब बीजेपी के सपोर्टर है, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर बीजेपी हार, बस 5 में से 4 भारतीय BJP जनता पार्टी, एक दरियाबाद भाजपा, रुदौली भाजपा, बीकापुर भाजपा, अयोध्या भाजपा, अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, अमित सिंह चौहान बीकापुर, रामचरण यादव रुदौली और सतीश शर्मा दरियापुर। और ये मिल्कीपुर भाजपा की अकेले मिल्कीपुर सुरक्षित, मिल्कीपुर ये 12,000 वोट से हारी है भारतीय जनता पार्टी। 12,000 12,000 और सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट। और इस पे भाजपा कभी जीतती भी नहीं रही है, बीजेपी लगातार वो दूसरे नहीं लोग तो अब जीतते फिर रहे। जीतती नहीं रही है, तो फिर मतलब इसीलिए तो प्रतिष्ठा का लेकिन सवाल है। 17 में जीती है ना, इसका मतलब अब नई भाजपा में देखेंगे ना, 14 के बाद वाली भाजपा में देखेंगे ना, तो उस लिहाज से जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए भारतीय सुरक्षित देखिए, सीट 2 इशू इसमें ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का जो इस चुनाव का सबसे चिंताजनक पहलू है कि जैसे अयोध्या मूवमेंट के बाद उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज ने जाति से ऊपर उठ के बीजेपी को वोट दिया था। जातीय समीकरण काफी टूटे थे। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के आने के बाद जातीय सीमाएं टूटी थी। मैं आपको स्वयं बता सकता हूं कि यादवों ने भी 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। एक बड़े वर्ग ने, मुझे लोग फोन करते थे। ये जो फिर से 2019 के बाद जो है, ये फिर से पिछले 3-3.5 साल में जो जातीय जो अंदर की आकांक्षाएं हैं वो जो खड़ी हुई है और लोग जाति के आधार पर करने लगे हैं, भारतीय राजनीति के लिए चिंताजनक है। और उसके कारणों की तलाश करनी पड़ेगी। सामान्य कारण नहीं है कि हिंदुत्व पर इतना काम होने के बावजूद पूरा हिंदू समाज जाति से ऊपर उठ के अपने को हिंदू के नाते क्यों नहीं सोच रहा है, एक बड़ा प्रश्न है। और अयोध्या में भी अगर यह समस्या आई है तो इसका निदान अलग है। लेकिन इस समय जो अयोध्या है, वो अयोध्या मिल्कीपुर एक सामान्य चुनाव नहीं है। इस समय भारी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, घर घर जाएंगे, प्रचार करेंगे। और बीजेपी ने ठीक से किया तो उसको इस समय अलग से प्रचार की आवश्यकता नहीं लेकिन पड़ेगी। ये चुनाव भी जाति पे ही जाएगा ना? कोशिश होगी कि नहीं जाए, कोशिश बिल्कुल होगी कि जाति पर नहीं जाए। और वो जो एक वातावरण है, जो नैरेटिव देश में, देखिए इस समय पिछले लंबे समय से जब विरोधियों ने देश और दुनिया के ये समझ लिया कि जातीय नैरेटिव कमजोर पड़ने से बीजेपी जीत रही है, तो इस देश में वही है जो आप विभाजित करके बीजेपी को हरा सकते हैं। उस नैरेटिव को मजबूत किया गया। समीर जी, देखिए, ये मुझे सीट लगता है कितनी कि आसान, कितनी मुश्किल? सिर्फ ये सीट नहीं, मैं अगर उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा की अगर बात करूं तो जातिगत समीकरण पूरे हावी होने वाले। टिकट भी जातिगत आधार पर ही बांटे जाएंगे कि कौन जीतने वाला बोलेगा, जातिगत समीकरण क्या है वहां पर सारी सीटों पर होने वाला है। देखिए, बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान सीट नहीं रहने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम फैसाबाद लोकसभा हार गए हैं, तो कम से कम हम मिल्कीपुर जीतकर एक राहत के साथ जो कह सके कि भाई वो गलती से हार गए थे, जनता ने वापसी कर ली है, और एक फेस सेविंग हो जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर जीतने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मिल्कीपुर पर ताकत नहीं लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत अखिलेश यादव की खाली जो सीट हो रही है उस पर भी लगने वाली है। वो करहल पे वो ये बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जीते हैं, लेकिन हम करहल भी जीतना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि करहल और अगर मिल्कीपुर हम दोनों जीत जाते हैं तो 2027 के लिए जो विपक्ष या खासतौर से अखिलेश यादव जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, वो ध्वस्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत से लड़ने वाली है। 10 में 2 आप कह रहे हैं कि यह नाक का सवाल है, करहल और मिल्कीपुर। बिल्कुल जी।
नाक का सवाल तो 10 सीटें आपके पास हैं, जिसमें 5 समाजवादी पार्टी के पास है, 5 भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के पास है। नहीं, उसमें थोड़ा सा बस करेक्शन सर। वो जो सीटें हैं भाजपा के पास 3 ही हैं। 3 है। समाजवादी पार्टी के सहयोग से राष्ट्रीय लोकदल जीती। तो एक तरह से आज कहें की तारीख में तो 5 समीकरण हुए ना। सपा के पक्ष में है। हाँ, भाजपा तो के अब पास भारतीय सिर्फ 3 जनता सीटें। पार्टी वो 10 सीटें जीतना चाहती है। वो नाक का सवाल है कि मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल है या करहल नाक का सवाल है, ये तो पार्टी को मिल्कीपुर तो नहीं हारना चाहती वो किसी भी सूरत में। नहीं हारना चाहती है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है कि मिल्कीपुर या फैजाबाद क्यों हारे वो, कि हिंदू जो है जाति के आधार पर बटा, ये भारतीय जनता पार्टी का चिंता का विषय हो सकता है। हिंदू समाज में जाति अलग से कोई प्रभाव दे रही है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। हिंदुओं में जातियों की ताकत अपने आप में है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही इससे डरती रही है कि वो यूनाइट रहना चाहिए, वो अम्ब्रेला हिंदुओं का। तो वो मिल्कीपुर में, और मैं जो समीर जी की बात से सहमत हूँ कि अब भी वो जब टिकट देंगे तो जाति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देंगे। और वो नैरेटिव जो था ना, वो उसको पीस दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि फैजाबाद सीट हम हार गए। फैजाबाद हम बोलते हैं, उनके दिल में तो अयोध्या ही बोलता है। तो अयोध्या सीट सबके दिल में अयोध्या ही बोलता है। हाँ, तो वो अयोध्या सीट जो है हार नहीं, अब बीजेपी उसको फैजाबाद सीट बोलती है। जब से अवधेश जी जीते हैं तब से वो फैजाबाद सीट हो गई है। तो अवधेश जी को जीतने, सवाल यह है कि मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जरूर कोशिश करनी। और वो दिक्कत क्या है कि वो ये सोच रहे थे कि भाई अयोध्या पर इतना काम हुआ है, जो सही भी है, अयोध्या में भी खुद काम हुआ, अयोध्या पे बीजेपी ने भी काम किया, उसके बाद भी हार गए। तो मैं समझता हूँ बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये 3 मंत्री लगाने की बात नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट करे कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति या समाज कुछ और तरीके से सोच रहा है। और अभी तो जो केशव मौर्य साहब को आपने बैठाया जबरदस्ती वहां पर, अभी आज की फोटो आपने लगाई थी ना, तो क्या उसका असर भी कुछ होगा कि भाई अभी तक अखिलेश जी कहें कि देख लीजिए इन्होंने तो उनका सम्मान नहीं किया। अच्छा ठीक है, बताएं सर, ये चुनाव 24 पर जा रहा है या 17-22 पर जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों के ही बीच का मसला है, क्योंकि अगर 22 तो वैसे भी नहीं कहें, 22 में भी भाजपा की सीटें घटी थी, ये भी एक तथ्य है। 17 की बात करें तो 14-17 वो था जिसको कहते हैं बहुत शानदार। अच्छा रहा। मिल्कीपुर सहित ये 10 की 10 सीटों में बड़ा सीधा सा है कि अगर आप उसको एकदम से देखें तो 6-4 का मसला है। अगर समाजवादी पार्टी 6 सीटें नहीं जीतती हैं तो ये उसके लिए बड़ी चिंता की बात होगी। मिल्कीपुर सहित उसकी जो 5 सीटें हैं वो उसकी परंपरागत सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां जीत वीत नहीं पाती है। वहां का जो समीकरण, भारतीय जनता पार्टी अगर 4 से आगे 5 या 6 पर चली जाएगी तो ये बीजेपी की जीत होगी, नैरेटिव चेंज करेगा। लेकिन मिल्कीपुर चूंकि फैजाबाद लोकसभा सीट का एक है, इसलिए उस सेगमेंट पर जिस तरह से अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कहना, अवधेश प्रसाद पहली बार के सांसद हैं लेकिन उनको पहली सीट पे बिठा देना, जिस तरह से उनको लेके हर जगह आगे घूमना, तो वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। अगर वो मिल्कीपुर हरा देते हैं तो उनके पास ये जवाब होगा कि देखिए गलती कई बार हो जाती है, जनता ने कोर्स करेक्शन किया, राम जी की नगरी में सपा को जिताया था तो बड़ी पीड़ा में है। अगर फिर से हार गए तो फिर सपा वाले कहेंगे कि देखो भैया राम जी की कृपा इन पे पड़ नहीं रही है। ये नैरेटिव चलने वाला है। हाँ, लेकिन है वो सपा की सीट, तो असल मतलब बीजेपी का तो इसलिए है कि अयोध्या हारे हैं, फैजाबाद हारे हैं, तो कम से कम यहां से एक संदेश दें। लेकिन सपा के लिए यह चुनौती होगी कि उस सीट को वो बचाए रखे। अगर सपा उस सीट को हारती है तो इसका संदेश क्या जाएगा सपा के लिए। इसलिए जो विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं केवल भाजपा की चिंता का विषय है, ये तो फिर एक पक्षीय बात हो जाएगी। सपा की सीट है, सपा के लिए करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि अवधेश प्रसाद को इस समय वो देश के मुस्लिम वोट के शक्ति पुंज के रूप में सब जगह ले जा रहे हैं, उनको एक मॉडल बना के कि देखो 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 हिंदुत्व मुस्लिम वोट आ रहा है। हाँ, तो और क्या है कि सपा में अगर इन्होंने हरा दिया है, इसका मतलब है कि देश भर का मुस्लिम वोट जो है हमारे पक्ष में आ गया है। और क्या चाहिए उसमें, वो क्या है उसमें, हिंदुत्व क्या हरा रहा है। बीजेपी की पराजय का एक ही संदेश जो है इस समय सपा को है कि वो कंसोलिडेट हमारे पक्ष में यहां के अलावा दूसरे राज्यों में भी हो। तो ये जहां भी जाएंगे वहां थोड़ा बहुत नाराजगी भी होगी, ताकि बाकी भी लक्ष्य हो सकता है। लेकिन हम लोगों की दृष्टि से यह है कि माइनॉरिटी वोट के एक शक्ति पुंज के रूप में उनको चाहे मुंबई ले जा रहे हैं, सब जगह ले जाके वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो कैसे देश का नैरेटिव जो है चेंज हुआ है। तो वो उस रूप में ले जा रहे हैं। इसलिए उनके लिए अवधेश प्रसाद की वो सीट है, अवधेश प्रसाद इस समय हीरो बने हुए हैं, उनके लिए ज्यादा चुनौती है। बीजेपी तो वहां से हारी हुई है। ठीक है सर, चलिए अब ये इस पर आगे और बात मुझे लग रहा है मिल्कीपुर के रिजल्ट से पहले का एक्सक्यूज है।
बीजेपी की तरफ से। सर अवधेश देखिए ये अवधेश पासी जी के लिए जरा एक थोड़ा जोड़ सा दूं मैं सर। शब्दावली और जो कहा मैं अपनी शब्दावली जोड़ता हूं। अवधेश जी एंटी राम मंदिर राजनीति के आज प्रतीक बने। ब्रेक सर, लेना पड़ेगा। अवधेश पासी के लिए जोड़ दूं कि सर जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसके पहले इनका लगातार घुटनों में बड़ा दर्द रहता था, रोज तेल की मॉलिश होती थी, आप वॉक के करते थे। किस्से। किस्सा सुना रहा हूं, उनकी असली किस्सा। जब से परिणाम आया है इन्होंने घुटनों पे तेल लगाना बंद कर दिया और पूरा आराम से वॉक कर रहे। इतनी एनर्जी चुनाव जीतने के बाद आ गई है कि नहीं, इनके जो घुटनों का क्या- दर्द चला नहीं, गया है। मालिश